हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो सब। आज हम साइंस में चैप्टर नंबर 11 मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार, उसके बारे में हम थोड़ी बहुत बात करेंगे। बहुत छोटा सा चैप्टर है, लेकिन हमारे इस साल के सिलेबस के मुताबिक इसमें सिर्फ 3 ही टॉपिक है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमारे चैप्टर का नाम है मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। ठीक है, तो पिछले अध्याय मतलब 10वें चैप्टर में हमने लेंस के बारे में पढ़ा था। ठीक है, पिछले चैप्टर में हमने दर्पण और लेंस ये दोनों के बारे में पढ़ा था, अवतल और उत्तल, और लेंस में भी अवतल और उत्तल ये दोनों। ठीक है, तो ये लेंस में हमें पता है कि भाई प्रकाश का अपवर्तन होता है, और वो लेंस के द्वारा प्रतिबिंबों की प्रकृति, स्थिति, फिर उसकी साइज कितनी है, इन सब के बारे में हमने पढ़ाई की थी। ठीक है, तो इस चैप्टर में मानव नेत्र, वैसे तो ये मानव नेत्र जो टॉपिक है वो हमारे सिलेबस में तो नहीं है इस साल। ठीक है, क्योंकि ये 30% जो सिलेबस काटा है उसमें ये मानव नेत्र को भी काट दिया, वरना ये जो क्वेश्चन है मानव नेत्र की आकृति वो मोस्ट टाइम पे थी, और हर साल बोर्ड में मानव नेत्र या तो हृदय वो भी इस साल काट दिया गया। ये दोनों में से कोई एक की आकृति जरूर पूछी जाती है। ठीक है, तो भले ही हमारे टॉपिक इसमें नहीं है, लेकिन उसके बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हैं। सबसे पहले तो हमें ये पता है कि भाई हमारी आँख, हमारा जो नेत्र है उस पे ही हमारी पूरी लाइफ टिकी हुई है। क्योंकि आप सिर्फ 2 मिनट आप इतना सोचोगे कि हमें जितना भी दिखाई देता है, हमारे आसपास जितने भी लोग, जितनी भी चीज़ें, कोई भी आजू बाजू के एटमॉस्फेयर में जो भी चीज़ हमें दिखाई देती है वो हमारी आँखों की वजह से दिखाई देती है। सिर्फ इतना सोचो, अगर हमारे पास आँख ना होती तो क्या होता। हमारे पास आँख ना होती, आप सिर्फ 2 मिनट आँख बंद करके भी रहोगे ना, तो भी आपको पता चल जाएगा कि ये बिना आँखों के हम कैसे रह सकते होंगे। ठीक है, तो मानव नेत्र है वो हमारी पूरी बॉडी में सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे ज़्यादा अहम पूर्ण हिस्सा है, क्योंकि आँखों के बिना हमें ये पूरा संसार तो ब्लाइंड यानी कि अंधा ही दिखेगा। ठीक है, तो मानव नेत्र में भी आपने देखा होगा कि चश्मे पहनने पड़ते हैं या तो लेंस। जब प्रतिबिंब दृष्टिपटल पर नहीं पड़ता, या तो आगे या तो उसके पीछे, जब उसका प्रतिबिंब गिरता है या तो वहाँ पे अगर मिलता है, तब आपको चश्मे बनवाने की ज़रूरत पड़ती है, और तब आपको कहते हैं डॉक्टर कि आपके नंबर आँख में बढ़ गए हैं, इसलिए आपको चश्मे करवाने पड़ेंगे। ठीक है, तो चश्मों के लिए जो लेंस बनाते हैं उसमें भी कई सारे प्रकार होते हैं। किसी को नज़दीक का दिखता है लेकिन दूर का नहीं दिखता,
किसी को दूर का अच्छी तरह से दिखता है, लेकिन नज़दीक जो चीज़ रखी हुई है वो नहीं दिखती। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम इन सभी के बारे में डिस्कशन करेंगे। और दूसरा है रंग बिरंगा संसार। हमारे आसपास प्रकृति में कई सारी चीज़ें जो प्रकृति के ऊपर निर्भर है। फॉर एग्जाम्पल धूप, बारिश, छाँव, भूकंप, बारिश का आना, ये सभी चीज़ें समंदर में भरती, ये सभी चीज़ें हमारे हाथ में नहीं है बिल्कुल। वो सब प्रकृति के ऊपर निर्भर है। सूरज का उगना, ढल जाना, रात होते ही चांद का निकल आना, फिर बारिश के मौसम में इंद्रधनुष का दिखना, तो ये सभी चीज़ों के पीछे कहीं ना कहीं जो ये अपवर्तन है, प्रकाश का अपवर्तन, वो कहीं ना कहीं इसमें डिपेंड है। और उसकी वजह से ही हमें प्रकृति में जो भी चेंजेस होते हैं वो कहीं ना कहीं ये अपवर्तन की वजह से ज़रूर होते हैं। ठीक है, तो हम इस चैप्टर में इंद्रधनुष के बारे में, फिर आकाश का नीला रंग क्यों, उसके ये सभी के बारे में हम डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो उसमें 11.1 है मानव नेत्र, वो हमारे इस साल सिलेबस में काटा हुआ है। फिर भी मैं आपको फिगर के बारे में बता देता हूँ। तो आप देख सकते हो फिगर में सबसे बाहर का हिस्सा है जो है वो स्वच्छ मंडल, फिर आता है परितारिका, फिर पुतली, नेत्रोद, फिर क्रिस्टल या लेंस, फिर दोनों साइड पुतली को छोटा बड़े करने के लिए पक्षमाभी पेशियाँ, फिर दृष्टि पटल। तो ये सभी चीज़ें हैं वो हमारी आँखों में होते हैं और उसकी वजह से ही हमें ये सब चीज़ें दिखती है। ठीक है, तो इस साल टॉपिक जो है हमारे वो है डायरेक्ट आप आ जाओ। देखो ये भी नहीं है जो अभी मैंने कहा ना, निकट दृष्टि दोष और दीर्घ दृष्टि दोष। किसी को निकट का दिखता है लेकिन दूर का नहीं दिखेगा तो निकट दृष्टि दोष, दूर का दिखता है निकट का नहीं दिखता तो दीर्घ दृष्टि दोष। तो ये भी टॉपिक इस साल हमारे चैप्टर में नहीं है। और डायरेक्ट है प्रिज्म से प्रकाश का अपवर्तन, प्रिज्म से प्रकाश का अपवर्तन। सबसे पहला मैं आपको बता दूं कि प्रिज्म कुछ इस तरह होता है। देखो ऐसा पूरा कांच का ही होता है। जैसे पिछले चैप्टर में हमने कांच का स्लैब, आयताकार कांच का स्लैब था और उसके बारे में हमने पढ़ा था, ठीक वैसे ही यहाँ पे हमें प्रिज्म के बारे में पढ़ना है। तो सबसे पहले कि भाई एक मैंने अभी जस्ट कहा कि भाई आयताकार कांच के स्लैब से गुजरने पर प्रकाश किस प्रकार अपवर्तित होता है वो हमने पढ़ा था। कि भाई एक माध्यम में से दूसरे माध्यम में जब प्रकाश का किरण जाता है तब वो उसकी दिशा बदलता है, अपवर्तित होता है। ठीक है, और ठीक वैसा ही हम ये प्रिज्म में भी पढ़ेंगे। ठीक है, और तब हमने ऐसा भी पढ़ा था कि भाई आपतित किरण है वो कांच के स्लैब में आपतित किरण वो अपवर्तित किरण के समांतर होती है। ठीक है, तो उसी प्रकार हम कोई एक पारदर्शी प्रिज्म है उसमें से गुजरने पर प्रकाश किस प्रकार अपवर्तित होता है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो प्रिज्म में तो सबसे पहले 2 त्रिभुजाकार आधार और 3 आयताकार पार्श्व पृष्ठ होते हैं। मैंने अभी जस्ट आपको दिखाया।
और ये जो पृष्ठ होते हैं वो एक दूसरे पर झुके होते हैं, और झुकने की वजह से उसके बीच जो कोण बनता है उसे हम कहेंगे प्रिज्म कोण, ए। ओके, तो ये बात आपको समझ में आ गई। अब हम पढ़ाई करेंगे कि भाई कांच के त्रिभुज प्रिज्म से गुजरने पर प्रकाश किस प्रकार अपवर्तित होता है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो यहाँ पे एक सिंपल, वैसे तो ये बॉक्स दिया है, बॉक्स वाले पूछे नहीं जाते, लेकिन आपको समझाने के लिए मैं यहाँ पे आपको थोड़ा प्रिज्म के बारे में कह देता हूँ। तो इस फिगर में से आप देख सकते हो कि भाई जो PE आप देख रहे होगे वो आपतित किरण है, ठीक है। जो प्रिज्म की AB पृष्ठ है उसके पृष्ठ पर प्रकाश की किरण वायु में से होकर कांच में प्रवेश कर रही है। तो अब जो E बिंदु है वहां से उसका होगा अपवर्तन। अपवर्तन की वजह से दूसरा एक किरण मिलेगा EF, जो हमारा अपवर्तित किरण है, कांच के अंदर ही है। अब F जो बिंदु है वहां से वापिस उसका होगा अपवर्तन, तो हमें निर्गत किरण FS मिलेगा। तो ये FS है, तो यहाँ पे कांच में से वो वायु में जा रहा है, ठीक है। और जो A है वो भी मैंने आपको बताया, वो है प्रिज्म कोण। दो पृष्ठ जो झुके होते हैं उसके बीच का कोण यानी कि प्रिज्म कोण। ओके, तो आइए देखते हैं। तो आप देख सकते हो कि भाई यहाँ पे जो P है वो आपतित किरण, EF है वो अपवर्तित किरण, FS है वो निर्गत किरण है। आप देख सकते हो कि जब पहले पृष्ठ AB पर प्रकाश की किरण वायु से लेके कांच में प्रवेश करती है तब क्या होता है, अपवर्तन होता है, और अपवर्तन की वजह से वो अभिलंब की ओर मुड़ती है। अभिलंब मतलब एंड से वो जब वायु में से कांच में किरण प्रवेश करती है तब वो अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। और दूसरे पृष्ठ में जो ऐसी है वहां प्रकाश की किरण कांच में से होके वायु में प्रवेश करती है, तो तब वो अभिलंब से दूर मुड़ती है। ये याद रखना आप, ठीक है। अगर हवा में से कांच में जाए तो अभिलंब की ओर झुकती है, और कांच में से अगर हवा में जाए तो वो अभिलंब से दूर जाती है। ओके, अब आपने फिगर में देखा ही है प्रिज्म कोण किसे कहते हैं। दूसरा एक कोण आ रहा है वो है विचलन कोण। फिगर में ही आप देख लो तो आप देख सकते हो कि आपतित किरण को अगर सीधा खींचा जाए तो देखो आप H तक खींचा गया है डॉटेड लाइन में। ठीक वैसे ही निर्गत किरण FS उसको पीछे की ओर खींचा जाए तो G की ओर आगे बढ़ेगा। तो अब देखो आपतित किरण और निर्गत किरण अगर ये दोनों को पीछे की ओर खींचा जाए तो दोनों के बीच एक कोण बनता है, और उस कोण को हम कहेंगे विचलन कोण। ओके, निर्गत किरण और आपतित किरण की दिशा से एक कोण बनाती है, इस कोण को हम क्या कहेंगे, विचलन कोण। और विचलन कोण को हम D से निर्देश करेंगे, ठीक है। इतना समझ में आ गया आपको। तो ये सिर्फ प्रिज्म के बारे में डिस्कशन किया, फिर कहाँ अपवर्तन होता है, कहाँ आपतित होता है, इसके बारे में डिस्कशन किया। अब जो दूसरा टॉपिक हमारा है कि कांच के प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश का विक्षेपण।
ये जो दूसरा टॉपिक है स्टूडेंट्स, वो बोर्ड की एग्ज़ाम के लिए बहुत ही मोस्ट टाइम भी है। 4 मार्क्स में ये पूछा जाता है। ठीक है, मैंने पहले ही आपको कह दिया है, ये चैप्टर एकदम इजी है, छोटा है और सिर्फ 3 ही टॉपिक है। एक टॉपिक तो हमने पढ़ लिया ये प्रिज्म का। दूसरा ये जो टॉपिक है वो मोस्ट टाइम भी है। सेक्शन डी में ये 4 मार्क्स में पूछा जाता है और आप जो गवर्नमेंट के जो प्रश्न पत्र आए हैं नमूने के तौर पर, उसमें अगर साइंस के पेपर में आप देखोगे तो सेक्शन डी में आपको यही क्वेश्चन 4 मार्क्स में पूछा गया है। ठीक है, इसलिए ये जो है क्वेश्चन उसमें थोड़ा ध्यान से पढ़ना, आप अच्छी तरह समझना, और इसमें फिगर भी आपको बतानी पड़ेगी। ओके, तो चलो हम स्टार्ट करते हैं कि भाई कांच के प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश का विक्षेपण। तो हम सभी ने इंद्रधनुष देखा ही, ठीक है। तो ये इंद्रधनुष हम तो बनाने नहीं जाते, वो अपने आप ही बन जाता है। सूर्य की किरण की वजह से इंद्रधनुष कैसे बनता है, ठीक है। फिर उसमें से कैसे 7 रंग बनते हैं, इन सभी के बारे में हम डिस्कशन करने वाले हैं। और ऐसे तो कई सवाल है, ठीक है। लेकिन उससे पहले प्रिज्म से होने वाले प्रकाश के अपवर्तन को देखते हैं हम। तो क्या देखना है आप, तो यहाँ पे आप देख सकते हो एक कांच का प्रिज्म है। तो ये कांच का प्रिज्म है, तो आप देख सकते हो कि भाई एक श्वेत प्रकाश पुंज को आपतित किया जाता है। तो उस श्वेत प्रकाश के प्रकाश पुंज में से आपको अलग अलग प्रकार के 7 रंग दिखेंगे। आपको क्या दिखेंगे? 7 रंग, ठीक है। और वो सभी क्रम में होंगे, और ये सभी विभिन्न जो वर्ण भी कह सकते हो, रंग भी कह सकते हो। वो कुछ ऐसे होते हैं: बैंगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल। ठीक है, फिगर में आप देख सकते हो। और इसकी प्रसिद्ध परिवर्णी शब्द है, आपको जो सभी रंग कहा है उसका इंग्लिश में सबसे पहला वर्ड ले लिया तो VIBGYOR। इस प्रकार से आपको याद रखने के लिए बनाया है, ठीक है। तो प्रकाश के इस अवयवी वर्णों के इस बैंड को स्पेक्ट्रम कहते हैं। याद रखना कि देखो, श्वेत प्रकाश में से हमें उसका अवयवी वर्ण यानी कि 7 रंग मिले हैं, इसलिए, ठीक है। हाँ, कभी कभी ऐसा होता है कि आप इंद्रधनुष में सभी रंग अच्छी तरह से ना भी देख पाओ, तो इसका मतलब ये नहीं कि भाई उसमें ये रंग है ही नहीं, होगा, लेकिन आप उसको देख नहीं पाओगे, इतनी बारीक तौर पे वो होगा, ठीक है। और वो प्रत्येक वर्ण को एक दूसरे से अलग करता है। प्रकाश के अवयवी वर्णों में विभाजन को हम कहेंगे विक्षेपण, क्योंकि एक में से 7 बने, 7 का विभाजन हुआ, इसलिए हम कहेंगे विक्षेपण। ओके, इतना समझ में आ गया आपको? आगे हमें यह समझ में आ गया भाई, श्वेत प्रकाश में से हम 7 रंग, उसके जो अवयवी रंग है, वर्ण, वो मिलते हैं। लेकिन ये क्वेश्चन है कि भाई हमें ये वर्ण क्यों प्राप्त होते हैं? तो आप देख सकते हो कि भाई जो ये रंग है ना, वो आपतित जो श्वेत प्रकाश हुआ और फिर उसका अपवर्तन हुआ, उसके पश्चात वो आपतित किरण के सापेक्ष अलग अलग कोणों पर झुकते हुए दिख रहे हैं आपको।
उसमें सबसे देखो लाल प्रकाश है ऊपर वाला फिगर में जो R लिखा है वो सबसे कम झुकता है, जबकि बैंगनी है वो सबसे ज़्यादा झुकता है। इसलिए प्रत्येक वर्ण की किरणें अलग अलग पथों के अनुदिश निर्गत होती है, सभी का कोण अलग अलग होता है। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है, 1 मार्क्स में पूछी जाती है कि लाल प्रकाश है वो सबसे ज़्यादा झुकता है कि कम, तो आपका आंसर आएगा कम। ठीक है, और सबसे पहले सर आइजैक न्यूटन ने सूर्य का स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए कांच के प्रिज्म का उपयोग किया। जो श्वेत प्रकाश है उसमें से जो 7 रंग मिल रहे हैं और वो पाने के लिए प्रिज्म का अगर कोई यूज करने वाला कोई है वैज्ञानिक तो वो है न्यूटन, जिसने ग्रेविटी का नियम दिया था, गुरुत्वाकर्षण का। तो उसने ये सूर्य का स्पेक्ट्रम पाने के लिए एक प्रिज्म का यूज किया था। उसने क्या देखा, सबसे पहले एक प्रिज्म रखा, उसके ऊपर अगर श्वेत प्रकाश उसने आपात किया तो उसमें से 7 रंग मिल रहे हैं विक्षेपण होके। अब वापस उसको यह ख्याल आया कि जैसे कि एक में से अगर 7 रंग मिल रहे हैं तो क्यों ना मैं ये ट्राई करूं कि भाई जो 7 रंग मिल रहे हैं वहां पे एक प्रिज्म रखूं। तो उसने एक उल्टा प्रिज्म रखा। ठीक है, तो उल्टा प्रिज्म रखने पर उसको ये जो 7 रंग है उसमें से उसके अवयवी वर्ण तो मिले नहीं, लेकिन एक चीज उसको जरूर गौर करने के लिए मिली। वो क्या थी कि जब ये 7 वर्ण यानी कि 7 रंग को दूसरे प्रिज्म के ऊपर आपात किया तो उसमें से सिर्फ एक ही किरण निकली और वो थी श्वेत, यानी कि श्वेत प्रकाश वापस मिला। ठीक है, तो ये प्रयोग करने के बाद न्यूटन को ये विचार आया कि सूर्य का प्रकाश है वो 7 वर्णों से मिलकर बना है। कितने वर्णों से? 7 वर्णों से। कि श्वेत प्रकाश आप किया तो उसमें से 7 रंग मिले और 7 रंग को आप पर मिक्स करोगे तो वापस श्वेत प्रकाश मिल रहा है। तो इसलिए ये उसने डिसीजन दिया कि सूर्य का प्रकाश है वो भी 7 वर्णों का बना है। ओके, आगे इंद्रधनुष। अब हम पढ़ेंगे कि इंद्रधनुष हमें पता है कि भाई वर्षा के पश्चात आकाश में जो सूर्य है उसकी विरुद्ध दिशा में हमें दिखता है। अगर पूर्व की ओर सूर्य है तो हमें पश्चिम की ओर दिखेगा, और अगर पश्चिम की ओर है तो पूर्व की। तो अब रियल में ये इंद्रधनुष कैसे बनता है? तो जब वर्षा के पश्चात आकाश में जल के सूक्ष्म कणों को दिखाई देने वाला प्राकृतिक स्पेक्ट्रम, इसमें क्या होता है, जो जल की बूंद है उसमें सूर्य का प्रकाश, उसका परिक्षेपण होगा। सबसे पहले जल की जो सूक्ष्म बूंद है ना, वो छोटे छोटे प्रिज्मों की भांति काम करेगा। जब सूर्य के आपतित प्रकाश ये बूंद अपवर्तित और विक्षेपित करती है, उसके पश्चात आप देख सकते हो फिगर में, सबसे पहले ये वर्षा की कोई बूंद है उसके अंदर आपतित हुआ, वहां से अपवर्तन हुआ, फिर अंदर की ओर देख सकते हो आप परावर्तित होती है और फिर वापस, यानी कि तो कुछ इस प्रकार इंद्रधनुष में ये घटनाएं होती है। सबसे पहला अपवर्तन, फिर उसके अंदर परावर्तन। और अभी मैंने आपको जस्ट कहा कि सूर्य आपकी पीठ की ओर हो और आप आकाश की ओर धूप वाले किसी दिन या तो जल के जो फाउंटेन या तो फव्वारे वहाँ से भी देखोगे ना, तो भी आपको इंद्रधनुष का दृश्य देखने को
मिलेगा। ठीक है, तो ये मोस्ट IMP है। और ये जो फिगर है 2 प्रिज्मों की और उसके पहले एक प्रिज्म, वो भी आपको आकृति भी ज़रूरी है दिखानी। तो ये 4 मार्क्स में मोस्ट IMP क्वेश्चन मैंने आपको पढ़ाया। और अगर आपके पास गाइड है तो उसमें से कैसे आपको क्वेश्चन पूछा जाता है वो भी आप देख सकते हो। ठीक है, अब आगे लास्ट टॉपिक है वायुमंडलीय अपवर्तन। तो हमने अभी जस्ट कहा कि भाई हमारे आसपास ऐसे कई घटनाएं होती हैं जो वायुमंडल की वजह से होता है। कोई आग हो या भट्टी या तो कोई ऊष्मीय विकिरक के ऊपर आप देखोगे तो आपको गर्म वायु की वजह से कोई आभासी अनियमित और अस्थिर गति या तो झिलमिलाहट वाली कोई प्रवाह दिखेगी। आप घर पे भी अगर आपका गैस का चूल्हा है वो शुरू करोगे और ऊपर आप देखोगे ना उसके ऊपर, तो आपको कुछ हिलता हुआ नजर आएगा। तो वो क्या चीज़ है? गर्म हवा। तो गर्म हवा जो उसके ऊपर तुरंत है ठंडी हवा, तो वो क्या होती है कि गर्म हवा है ना, गर्म वायु, वो अपने ऊपर जो ठंडी हवा है उसकी तुलना में हल्की है और उसका अपवर्तनांक ठंडी वायु की अपेक्षा थोड़ा कम है। क्यों? क्योंकि अपवर्तन माध्यम यानी कि वायु की भौतिक अवस्थाएं स्थिर नहीं है। क्योंकि आप देख सकते हो भाई वायु में कई सारे धूल रजकण इधर उधर घूमते ही रहते हैं, इसलिए। और इसीलिए ही गर्म वायु में से देखने पर वस्तु की हमें आभासी स्थिति परिवर्तित होती है। तो इस प्रकार अस्थिरता हमारे स्थानीय पर्यावरण में लघु स्तर पर बहुत ही अलग सा प्रभाव डालती है और उसकी वजह से तारों का टिमटिमाना वो भी एक ऐसी ही परिघटना है। तो तारों का टिमटिमाना, तो उसमें क्या है कि वो सबसे पहले तो वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण टिमटिमाते प्रतीत होते हैं। हमें पता है कि भाई तारे हैं वो पृथ्वी से कई सारे दूर है और वहाँ से प्रकाश निरंतर आता है तो कई बार अपवर्तित होता है और उसका अपवर्तनांक ही बदल आता है। और वायुमंडल तारे के प्रकाश को अभिलोम की ओर झुका देता है। इससे क्या होता है कि भाई आभासीय स्थिति उसकी वास्तविक स्थिति से कुछ भिन्न प्राप्त होती है। यानी कि हमें तारे की जो वास्तविक स्थिति है तो उसकी आभासी स्थिति थोड़ी उसकी ऊंचाई पर मिलेगी। ठीक है, तो ये किसकी वजह से? अपवर्तन की वजह से। तारे की आभासी स्थिति भी स्थायी न होकर थोड़ी थोड़ी धीरे बदलती भी रहती है। क्योंकि अभी हमने क्या कि पृथ्वी की वायुमंडल की भौतिक अवस्था है तो स्थायी होती ही नहीं। तारे तो बहुत दूर है और प्रकाश के बिंदु स्रोत के सन्निकट भी है, इसलिए तारे से आने वाली प्रकाश की किरणें थोड़ा परिवर्तित होती रहती है और उसकी आभासी स्थिति विचलित होती रहती है। ठीक है, और उसी के कारण कोई तारा कभी चमकीला तो कभी धुंधला हमें दिखाई देता है। इसकी वजह से हमें तारे टिमटिमाते हुए देखते हैं। दूसरी चीज, ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते? तो ग्रह तारों की अपेक्षा तो पृथ्वी से बहुत पास है और इसीलिए उसे विस्तृत स्रोत भी माना जाता है। यदि हम ग्रह को बिंदु साइज के अनेक प्रकाश स्रोतों का संग्रह मान लें तो सभी बिंदु साइज के प्रकाश स्रोतों से हमारे नेत्रों में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा में कुल परिवर्तन क्या होगा? 0। इसलिए ग्रह टिमटिमाते नहीं है।
ओके, चलो लास्ट टॉपिक हमारा है कि अग्रिम सूर्योदय और विलंबित सूर्यास्त। सूरज निकलता है, डूबता है, उसमें भी कहीं ना कहीं अपवर्तन, ये बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है। अपवर्तन के कारण सूर्य हमें जो वास्तविक सूर्योदय है उससे लगभग 2 मिनट पहले दिखाई देता है। सूरज निकला नहीं होता, लेकिन 2 मिनट पहले दिखाई देता है। वो किसकी वजह से? अपवर्तन। ठीक वैसे ही सूर्यास्त के लगभग 2 मिनट पश्चात तक दिखाई देता है। मतलब 2 मिनट पहले वो सूर्यास्त हो जाता है, लेकिन उसके बाद भी हमें 2 मिनट तक दिखाई देता है। तो ये घटना कहीं ना कहीं ये अपवर्तन की वजह से होती है। यानी कि वास्तविक सूर्यास्त और आभासी सूर्यास्त के बीच का अंतर कितना है? 2 मिनट। और इसी परिघटना के कारण ही सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सूर्य की चक्रिका चपटी प्रतीत होती है। ओके, तो यहाँ पे हमारा ये चैप्टर ख़त्म होता है। ये पूरा चैप्टर मोस्ट टाइम भी है, मैंने आपको बता ही दिया है, ठीक है। और दूसरी चीज़, आप साइंस में या तो मैथ्स में स्वाध्याय है प्रश्नावली, उसमें से हमारे जो टॉपिक है उसके रिलेटेड जो भी आपके MCQ हो, खाली जगह हो, ठीक है, वो सभी आप पढ़ाई करते रहना, गाइड में भी आप पढ़ते रहना, ठीक है। क्योंकि हमारे 80 मार्क्स में से 24 मार्क्स जो एक मार्क्स के MCQ खाली जगह है, फिर एक वाक्य में उत्तर ऐसे पूछे जाने वाले हैं। ओके, तो अगले वीडियो में हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू।